चलो ओके, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डिमांड और सप्लाई इकोनॉमी का दूसरा चैप्टर है। ये सारे चैप्टर्स अप टू थर्ड चैप्टर तक इंफॉर्मेटिव बेस ज़्यादा है। क्वेश्चंस कहना मुश्किल है कि जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये कहना मुश्किल है कि इससे क्वेश्चंस रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशंस के लिए सब चीज़ जरूरी, क्योंकि इससे आपका एप्लीकेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कभी, क्योंकि वैसे भी इकोनॉमिक्स बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी आजकल वेटेज क्यों बढ़ा है, लेकिन इसका जो वेटेज जो बढ़ा है ये दूसरे साइड से बढ़ा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा वेट लेकर नहीं है, मैंने कि जो होता है ना बेसिक की प्रिंसिपल्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, बल्कि उसके एप्लीकेशंस वगैरह पे ज़्यादा ये फोकस करता है ना। तो ये डिमांड सप्लाई चैप्टर ऐसा है, इसमें आपको एक तो सबसे पहले चलेगा कि सिंपल में कंसेप्ट है कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। उसके बाद थोड़ा सा चूंकि इसका जो एप्लीकेशंस पोर्शन जो जाता है वो होता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी इज द की यहाँ पर। डिमांड सप्लाई तो मोटामोटी हर लोग देख रहा है, समझ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मेन की हो जाता है इलास्टिसिटी, क्योंकि उसका एप्लीकेशन जो है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पड़ता है कि ये प्रोडक्ट इलास्टिक है, नॉन इलास्टिक, खासकर प्लानिंग करते समय वगैरह। इसलिए इलास्टिसिटी को थोड़ा सा परेशान है, समझना। अदरवाइज डिमांड सप्लाई सिर्फ ऐसे यूज तो सिंपल है, लेकिन अब जैसे अब मार्केट के बारे में एक टॉपिक मार्केट का भी दिया हुआ है, तो मार्केट ओवर ठीक है, क्योंकि आप बिजनेस थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, बिहार का बिजनेस थोड़ा डिफरेंट टाइप से, इसलिए उस साइड से क्वेश्चंस आने की संभावना थोड़ा सा कम हो जाती है, लेकिन ऐसे भी नहीं कह सकता है कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इस पोजीशन में क्या करना पड़ता है, इस चैप्टर को थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वे में ज्यादा रखना है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा ये स्ट्रेस हम इस पर नहीं देंगे। खासकर जब रिवीजन फेज में आएंगे तो इस सब को थोड़ा सा साइडलाइन करेंगे, ठीक है। चलिए ना, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिमांड क्या है। डिमांड का सिंपल मीनिंग होता है, 3 टर्म आता है इसमें। सबसे पहला चीज है कि उपभोक्ता खरीदने को इच्छुक एवं सक्षम। जैसे क्या, demands refers to the quantity of a commodity that consumers are willingly and able to buy at a given में। कोई सर्टेन प्राइस पे उपभोक्ता जो है सो उस चीज को खरीदने के लिए इच्छुक हो। दूसरा, सक्षम हो। इच्छुक और सक्षम होने में अंतर है। जैसे हमको ये मकान खरीदने की इच्छा है, लेकिन क्या मेरे पास पैसा है? अगर खरीदने का पैसा नहीं होगा तो फिर वो मेरे डिमांड में कैटेगरी में नहीं आएगा। तो डिमांड के लिए क्या हुआ, 3 चीज चाहिए। एक तो इच्छा चाहिए, डिजायर। दूसरा क्या होता है, सक्षम होना चाहिए, एबिलिटी टू पे, और उस चीज को, पैसे को खर्च करने की इच्छा होगी। मान लो कि सपोज कर मेरे पास 50 लाख रुपया आ भी जाए, इच्छा भी है, सक्षम हो गए, लेकिन हमको वो मकान खरीदने की इच्छा नहीं, ठीक है ना। तो वैसी स्थिति में जो है सो चाहिए, इच्छा है, लेकिन हम उस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो वैसी स्थिति में जो है सो ये डिमांड की कैटेगरी में पता है। डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू एक्सपेंड, ये 3 टर्म अगर होगा, एक साथ होगा, तभी जाकर जो है सो आपका वो डिमांड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इसे फॉर्मूला जो है इसी तीनों का जो एडिशन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं डिजायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू एक्सपेंड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, में मूल्य पर निर्धारित करता है। जाहिर सी बात है कि पैसा अगर ज्यादा हो, प्राइस ज्यादा होगा, तो आपका डिमांड कम। डिमांड चेंजेस विद टाइम, समय के अनुसार जो है सो हमारा डिमांड बदलता है। आज कल कुछ और था, आज का डिमांड कुछ और है। तो इस हिसाब से देखते हैं, जैसे मान लो आज से कुछ दिन पहले कार का उतना डिमांड नहीं थी, आज देख लो कार का डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीज इकोनॉमिक में खासकर जो है सो टाइम इज अ मेजर फैक्टर। ऐसा नहीं कि एक थ्योरी जो है न्यूटन थर्ड लॉ अप्लीकेबल है तो आज भी अप्लीकेबल, लेकिन ये इकोनॉमिक्स में ऐसा चीज नहीं है। जो चीज कल सही था हो सकता है आज वो चीज सही नहीं,
हो सकता है उसका डिफिनेशन या सोचने का ढंग या स्थिति बदल जाए। तो इसीलिए जो है सो ये जो है सो हमारा 3 चीज है, प्राइस भी इंपॉर्टेंट होता है, समय भी इंपॉर्टेंट होता है और जगह भी इंपॉर्टेंट। जैसे जगह के अनुसार जो है सो किसी का डिमांड बढ़ता है, किसी का डिमांड घट सकता है। कोई चीज का डिमांड किसी जगह पे ज्यादा होगा, किसी चीज का डिमांड किसी जगह पे हमारा कम होगा। जैसे जहां पर लोग सपोज करो कि ये नहीं खाते हैं ना, वेजिटेरियन लोग ज्यादा है, तो डेफिनेटली वहां जो चिकन वगैरह का डिमांड कम हो। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल तुम ले सकते हो, अगर अगर प्लेस की बात करो। जैसे आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, लोग जितना ज्यादा लोग पूजा पाठ वगैरह में जा रहे हैं लोग, तुम कभी अगर शाम के समय या ऐसे सब्जी मंडी वगैरह से गुजरो तो खासकर देखोगे क्या कि जिस दिन पूजा रहेगा, स्पेशली जैसे अभी हाल में महावीर जयंती हो गया या अक्षय तृतीया हो गया, इस सब समय में तुम फील करोगे ना कि जो नॉन वेज का जो दुकान है वो ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। जैसे छठ के समय देखो कि दुकान लगभग हमारा बंद हो जाता है, मीट मछली की दुकान बंद हो जाता है। पहले क्या था कि कुछ कुछ दुकानें लगी, आज के डेट में देखा था कि ऑलमोस्ट वो शटर अपना बंद कर देता। तो दीज आर द, इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड एक चीज ऐसा नहीं है कि वो उसको यूनिवर्सल करके हम बात कर सकें। डिमांड ऐसा है जो समय के अनुसार बदलता है और प्लेस के अनुसार भी बदलता है। जैसे यहाँ पर मान लो डिमांड तुम्हारा उगा का कम है छठ के, लेकिन वही दिल जहाँ छठ नहीं हो रहा है, ठीक है बहुत इंडिया में होता है, लेकिन फिर इंडिया में बहुत जगह जाओगे तो छठ नहीं हो रहा है। छठ का बेंगलोर में कोई फर्क नहीं पड़ता है आज छठ है कि आज पर्व है कि क्या है। तो ये सारे के सारे चीजें जो है हमारे डिपेंड करते हैं, इसलिए कहते हैं प्राइस। अब जैसे मान लो कि प्राइस का कहने का मतलब कुछ समय में देखो कि प्राइस अचानक बहुत चीज का बहुत ज्यादा भाव। जैसे अगर तुम जैसे छठ के समय अगर आपके यहाँ छठ पर्व हो रहा है तो आप फल खरीदोगे, अगर छठ पर्व नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप फल को आप नहीं खरीदोगे। इस समय तो प्राइस उसमें बहुत बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली क्या हुआ, तो इसलिए समय, पैसा और जगह तीनों चीज जो है सो डिमांड के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो डिमांड जब भी बात करेंगे तो हम हमेशा जो है सो इन 3 चीजों को ध्यान में रखकर, इसलिए डिमांड एब्सोल्यूट नहीं होता है, क्या होता है, सापेक्ष होता है। जब भी बात करता है तो ये रिलेटिव टर्म्स ही ज्यादा बात, समय के बरसात में छाता अगर डिमांड बढ़ जाता है, इसमें नहीं बढ़। शादी ब्याह में देखो तो जैसे जितने हमारे मैरिज हॉल हुआ या फिर हमारा कह सकते हो जितना भी हॉल है, बैंक्वेट हॉल हुआ का डिमांड अचानक बढ़ जाता है, लेकिन शादी के बाद वही डिमांड हमारा काफी कम हो जाता है। तो कोई चीज का तो डिमांड जब भी बात करना है तो ऑलवेज बात होगा तुम्हारा समय के, जगह के अनुसार, और उसके साथ साथ जो है प्राइस भी हमारा है। नॉर्मल टाइम में बहुत लोग क्या वेट करेगा, अरे यार प्राइस कम होगा तो हम लेंगे, तो डेफिनेटली प्राइस कम होता है, डिमांड। तो ये सारी चीजें हम इस बार समझ में आ गया कि डिमांड अकेले में कभी बात नहीं की जाती, जब भी इसके अनुसार बात की। डिमांड 2 तरह का होता है, इंडिविजुअल होता है, मार्केट हो सकता है। अगर एक इंडिविजुअल की बात किया जाए तो वो इंसान की इनकम वगैरह बहुत चीज पर डिपेंड करता है, लेकिन जब हम मार्केट की बात करते हैं, मार्केट का मतलब कि हम एक पर्टिकुलर एरिया को, तो उस एरिया का डिमांड क्या है वो जो है वो अलग हो जाएगा, वो डेफिनेटली सारे लोगों को मिलाकर ही होगा। तो डेफिनेटली एरिया पर भी हमारा जो डिमांड वेरी कर, समय के अनुसार वेरी कर सकता है, वक्त के अनुसार वेरी कर, जगह भी वेरी कर। कोई जब पीक सीजन आता है, जैसे मान लो कि आज हम बात करें सपोज करो जैसे एसी कूलर इस सब बात है, आज डेफिनेटली शहर में जितना डिमांड है उतना डिमांड गांव में नहीं। आज एसी कूलर से शहर में डिमांड बहुत ज्यादा है, गांव में जाकर देखो तो डिमांड उतना नहीं है। तो ये सारी चीजें आज एग्जाम्पल जैसे आज हम एक बात कर रहे हैं कैब की, आज के डेट में क्या हो गया, जस्ट एक इंडिविजुअल थॉट है, हो सकता है कि अलग डिफरेंट भी हो सकता है इससे। जैसे पहले के जमाने में किसी क्या कार नहीं, आज के जमाने में अगर तुम पटना शहर की बात करो
तो लगभग घर देखा जाता है एटलीस्ट 60% घर में तो जरूर कार। अब रिजल्ट क्या हो रहा है, मकान जब बना था तो उस वक्त कार का उनके पास आज से 20 साल 25 साल पहले बहुत लोग मकान रहता है, उसमें कार का कोई बहुत ज्यादा खर्चा लोगों के पास नहीं था। कार की क्या जरूरत है, कार उसमें सोच भी नहीं सकता था। ये 20-25 साल में अंतर इतना ज्यादा आया कि आज सब लोग अपने घर में कार ले आए। कार तो ले आए लेकिन कार रखने का जगह नहीं है। जब पॉश एरिया जैसे पाटलिपुत्र पॉश एरिया, उस जगह एक या दो कार का लोग जगह बनाता था। आज के डेट में देख लो हर घर में 3-3 4-4 कार है, तो वहां भी जगह का क्राइसिस हो। अब अब क्या हो रहा है कि अब लोग जो देख रहे, अच्छा मार्केटिंग करने जा रहा है लोग, तो कहीं भी जैसे तुमको पार्किंग की समस्या है। जैसे आज मान लो तुम अपनी कार लेकर सोच रहे कि हम यहाँ से मार्केट करके आते हैं, मार्केट चले जाए मार्केट, तो तुमको कार को घुसाने और निकालने में 1 घंटा था। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब डिमांड फैक्टर वैरी कहाँ कर रहा है। अब बहुत लोग सोचता है क्या कि जो हम कार लेंगे या तो सेल्फ ड्राइव करेंगे, ड्राइवर रखेंगे, भाई उसमें पेट्रोल खर्चा होगा, पार्किंग का दुनिया भर का टेंशन है। तो अभी क्या है, हम मोबाइल पे बटन टप टप किए, 2 मिनट के अंदर जो है सो कैब हमारे घर पर। तो क्यों अपना गाड़ी निकाल के जाए, क्यों नहीं हम कैब सर्विस में ज्यादा। हो सकता है एक समय ये भी है कि लोग घर में कार रखे रहे और लोग ज्यादा यूज करे, लोग हमारा ठीक है कैब सिस्टम यूज करें। तो ये सारी चीजें क्या हो रहा है, डिपेंड किस पर कर रहा है, सिचुएशंस, प्लेस, और ये हमारे क्या हुआ, एक कहीं ना कहीं हमारा इंडिविजुअल हट के अब मार्केट। तो इसी को हम लोग एक पूरे एरिया की जब बात करते हैं ना, तो हम तो मार्केट डिमांड की, ठीक है। तो ऐसे भी कहा सकता है मार्केट डिमांड है सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, जितने लोग रहते उनका सबको मिला दिया डिमांड, तो हमारा मार्केट। तो थ्योरी इसमें कुछ जाती है, ज्वाइंट डिमांड और कम्प्लीमेंट्री डिमांड। ज्वाइंट डिमांड का मतलब होता है जब हम दो वस्तुएं एक साथ खरीदते हैं, जो उसको ज्वाइंट डिमांड है। जैसे हमारा कार लेंगे तो पेट्रोल का भी डिमांड होगा, मोबाइल आएगा तो चार्जर का भी डिमांड होगा, बिजली इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट और कम्प्लीमेंट्री डिमांड। ये एक लेंगे तो दूसरा में लेना ही। दूसरा होता है कि हमारा डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड में क्या है, जैसे मकान आजकल देखो कि मकान बहुत ज्यादा बनते, पहले के दस में मकान संख्या बहुत ज्यादा, पहले इंडिविजुअल मकान छोटे छोटे बनते थे, आजकल देखो तो अपार्टमेंट का सब बहुत बड़ा बिल्डिंग बनता है। तो अब वहां पर क्या हुआ, अब वो अपार्टमेंट बनने से क्या हुआ, हमारा जो है सो छड़ का डिमांड बढ़ गया, सीमेंट का डिमांड बढ़ गया, इस सब का डिमांड बढ़ गया। तो ये सारे कहेंगे क्या कि ये डिराइव डिमांड, मतलब डिमांड अपना उसका अपना डिमांड नहीं है, लेकिन कोई पर्टिकुलर वर्क हो रहा है, इसके कारण जो है कुछ चीजों का डिमांड हो रहा, ठीक है। एक होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिमांड। फॉर एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है, शॉर्ट टर्म में देखोगे कि अचानक कोई चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम मान लो कि अभी जैसे एलपीजी क्राइसिस था, पहले एलपीजी क्राइसिस थोड़ी सुन रहा था, अभी बहुत सा न्यूज आ रहा है कि सूरत से सोचो हर जगह बड़े बड़े शहरों से लोग सोच रहे क्या है, तो एलपीजी मिल नहीं पाएगा। तो आज से कुछ दिन पहले जब एलपीजी क्राइसिस नहीं था, उस वक्त एलपीजी का नाम भी नहीं लेता था, जब चाहता था तब अंदर टिप्स में आपका एलपीजी सिलेंडर अवेलेबल। आज के डेट में ऐसा बात नहीं है। तो टिप्स पे अवेलेबल क्या था, अब इसको आप दूसरे तरह से ले सकते हैं। आज हम अगर एक कंज्यूमर है एलपीजी के, हम कंज्यूमर हैं, तो बीच में इनफैक्ट जो कंज्यूमर थे उनको भी लगता था कि यार एलपीजी अब नहीं मिलेगा तो भाग दौड़ नहीं होता करते। आज के डेट में एलपीजी कंज्यूमर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जैसे अब गिग वर्कर आ गया, या फिर कह दो कि हमारे जितने जो आपके मैंने कि जो ऐसे वर्कर लोग हैं जिनको जो जैसे ऐसे कैजुअल वर्कर जिनको हम कहते हैं, जो लोग बिहार से किसी लोग बाहर जाकर काम करते हैं, डेफिनेटली उनके कोई अपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए वो लोग अपना गैस सिलेंडर का कंज्यूमर बनना होगा।
अफोर्ड नहीं करता कि क्यों क्यों क्या सिलेंडर अफोर्ड, लोग क्या करते हैं किसी प्रकार गैस छोटा सिलेंडर रख के काम चला के यहाँ खाए वहाँ खाओ। लेकिन सिलेंडर के क्राइसिस से क्या हुआ कि आज उनको जो है सो खाना बनाने की दिक्कत है। वो जो पहले जो छोटा सिलेंडर आसानी से मिल जाता था आज वो मिल नहीं रहा है, तो दैट इज ए क्राइसिस। तो ये डिमांड जो है सो तुम्हारा क्या ये वो क्या करेंगे, तो ये लेकिन ये परमानेंट चीज नहीं है। तो डिमांड क्या होता है कि शॉर्ट रन में होता है कि वो कुछ समय के लिए आता है फिर अचानक खत्म हो जाता है। जैसे तुम्हारा पेट्रोल, जब हल्ला हो जाए कि भैया पेट्रोल अब नहीं मिल रहा, खत्म हो रहा, तो देखो कि हर पेट्रोल पंप पे लंबा लंबा लाइन 2-2 किलोमीटर लाइन अगर अगर अगर। लेकिन लेकिन लॉन्ग आते आते क्या होता है, आदमी उसका हैबिट हो जाता है और फिर धीरे धीरे सब चीज अपने स्मूथ। तो यही चीज लिखा हो कि डिमांड चेंजेस क्विकली। शॉर्ट काल में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में डिमांड हमारा बहुत क्विकली चेंज हो, अचानक डिमांड बढ़ जाएगा, अचानक घट जाएगा। लेकिन जब हम लॉन्ग रन दीर्घ काल में जाएंगे तो डिमांड क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे हमारा एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं जो क्विकली चेंज हो, उस टर्म को हम लोग यूज करते हैं इलास्टिक। और जो क्विकली चेंज नहीं हो, धीरे धीरे, उसको हम लोग कहते हैं इनइलास्टिक। ठीक है, तो इलास्टिक और इलास्टिक सब हम बाद में आएंगे। शॉर्ट टर्म इतना है, शॉर्ट में यूजुअली चीजें जो है समय इलास्टिक होते हैं और जो लॉन्ग रन जाता है वो इनइलास्टिक होता है। बेसिकली इसका यही इलास्टिक का मतलब, इलास्टिक का मतलब तो थोड़ा सा प्राइस चेंज होगा नहीं कि डिमांड में बहुत ज्यादा, समझे ना। इलास्टिक का मतलब कि प्राइस कितना भी चेंज हो, हमारे डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। परफेक्ट 100% नहीं होता, लेकिन जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो सिगरेट, जो लोग यूज टू है टोबैको, आज सिगरेट का दाम अगर बढ़ भी जाएगा तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में लोग थोड़ा सा बीड़ी पर चले आए या फिर, लेकिन फिर देखोगे फिर कुछ दिन बाद जो है सो वो अपने यूजुअल स्थिति में आ जाए। जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ता है, अचानक गवर्नमेंट अनाउंस किया जाए पेट्रोल का दाम तो कल से बढ़ेगा, तो अचानक देखो क्या लोग जैसे हम पेट्रोल पूरा ले लिया, लोग भर लिया, लोग आज जो नल नहीं भरा लोग गाड़ी को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, चलो भाई नहीं जाएंगे पेट्रोल महंगा। कुछ दिन में कभी मोटरसाइकिल से, कभी जैसे कार जाते हैं मोटरसाइकिल से, या फिर अपना कोई कॉमन सवारी पे तो ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा बिल। लेकिन कुछ दिन बाद जो है सो पुनः लोग अपने उसी पोजिशन में आ जाता है, यार कौन इतना मेहनत करो, बढ़ाए फिर देते एडजस्ट। तो ये जरूरी है क्या कि जब हम डिमांड की बात करते हैं तो हमारे सामने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी दिमाग में आना चाहिए। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म। इनकम डिमांड, डेफिनेटली इनकम जो है सो हमारे जानते हो डिमांड, जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड ऑटोमेटिक चीजों का बढ़ता है। आज मेरे पास इनकम कम आ रहा है तो डिमांड हमारा कम है, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। आज के डेट में, पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में गरीबी एक्चुअली नजर आती थी, लोग गरीब था वगैरह वगैरह। आज के डेट में जो है सो पहले जैसे हम लोग पहले क्या करते यार, मोबाइल है मतलब बहुत अमीर आदमी। आज क्या मोबाइल अमीरी गरीबी की पहचान है? चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे सब्जी बेचने वाला, चाहे टॉयलेट साफ करने वाला या कोई भी लेवल का, आज सभी के पास जो है तो देख लो डिमांड का कितना था। तो इसका कहता है तो इनकम क्या हुआ, क्योंकि इसलिए कि लोगों का जो है परचेजिंग और बढ़ा, लोगों का इनकम बढ़ा, तो डेफिनेटली क्या होगा, तो डिमांड जो है हमारा फर्क फर्क। कुछ दिन पहले, आज से 20 साल पहले मोबाइल कोई मार्केट, आज देखो मोबाइल मार्केट। तो दीज आर द हमारा क्या, तो जनरली क्या होता है कि हमारा इनकम बढ़ने से हमारा डिमांड हमारा बढ़ता है। क्रॉस डिमांड क्या होता है, क्रॉस डिमांड वो होता है जब एक वस्तु का डिमांड जो है दूसरे के प्राइस से अफेक्टेड हो। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है हमारा, जैसे पेट्रोल हो जाता है, कार हो जाता है, मोटरसाइकिल हो जाता है। अगर पेट्रोल का दाम काफी बढ़ जाएगा तो कार का डिमांड ऑटोमेटिक घट जाएगा, भले टेम्पोरी के लिए घटे लेकिन घटे। अगर कार का डिमांड जो है सो आज के डेट में देखो, जैसे सीएनजी या इलेक्ट्रिक, आज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग ज्यादा परचेज कर रहे हैं, जब ज्यादा मूव किए, तो दी आर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो है हमारे एक का डिमांड जो है सो वो दूसरे के प्राइस पर डिपेंड करता है, तो उसको जो हम लोग कहते हैं क्रॉस डिमांड।
जैसे सीसी में आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट, जो कल भी बात किए थे। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड का, जैसे कॉफी का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका डिमांड घटेगा लेकिन टी का डिमांड बढ़ेगा। और चाय का दाम अचानक बढ़ जाए तो क्या होगा, लोग कहेंगे चलो चाय छोड़ो कॉफी पी लें। ये सब होगा नहीं। तो ये हमारे एक डिमांड का जो था वो बेसिक कंसेप्ट था डिमांड। अब तो हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा डिमांड क्या चीज होती है। हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के मांग का नियम ये कहता है कि अन्य बातें समान रहेंगे। कैटेरिस प्रोबिबस पारिबस, ये हो इसका मतलब होता है अन्य चीजें हमारे कांस्टेंट, बाकी चीज नहीं है, मतलब कि सिचुएशंस वगैरह नहीं होते। तो जनरली देखा था प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड हमारा घटता है, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। इसका मतलब कि प्राइस और डिमांड में क्या हमारा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। इसको हम लोग विलोम संबंध भी कहते हैं। ठीक है। मांग के नियम क्या होता है, डिमिनिश आपका मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे कि हम लोग बात किए थे कल भी थोड़ा देखे थे मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है मेरा, कि जो हमें अतिरिक्त एक के बाद दूसरा खरीद जाते हैं, दूसरा तीसरा, तो मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाता है। तो डिमिनिश क्या होता है, अतिरिक्त संतुष्टि हमारी घटती जाती है। जैसे एक रोटी खाने का दूसरा रोटी का, एक रोटी खाने का दूसरा रोटी का डिमांड हमारा ऑटोमेटिक थोड़ा, पहले रोटी में जो हमारी इच्छा होगी वो दूसरे रोटी से थोड़ा सा कम। इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सस्ती वस्तु का चयन अभी ज्यादा करता है सब्स्टिट्यूट। आज मार्केट में बहुत सी चीज अवेलेबल है, तो डेफिनेटली जो चीज हमें सस्ती मिलेगी वो चीज हम जब भी हम प्राइस टैग या वगैरह देखते हैं, आजकल तो मोबाइल पर सीजन है, तो देखो हर आदमी क्या सेल करता है। अच्छा, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब कि मान लो हम जैसे सैमसंग का मोबाइल है, तो अब देख रहे हैं अच्छा इसके पहले 15,000 मोबाइल सेलेक्ट कर देखते हैं, इससे अच्छा मोबाइल इस और सस्ते मिल जाए। तो ये सारे हमारे चीजें न्यू कम कीमत होने में कई बार जो है सो न्यू कंज्यूमर्स भी बन जाते हैं। जैसे कि एक टेबल हुआ, एक टेबल है, पेट्रोल है, क्वांटिटी डिमांड है, जैसे 50 रुपया तो 800 मिलियन लीटर है, 60 है तो 700 है, 70 है तो 600 है। तो क्या देख रहे हो, जब प्राइस जब बढ़ रहा है तो हमारा क्वांटिटी डिमांड घट रहा है। तो यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड हमारा, ठीक है। अब जब इसको हम ग्राफ पे जब ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं शेड्यूल। ये टेबुलर फॉर्म होता है ना, इसको शेड्यूल कहा जाता है, ठीक है, मांग अनुसूची। और जब इसी को हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, जैसे मान लो जैसे ये ग्राफ है, देख लो प्राइस को इधर रखे, डिमांड को इधर रखे, डिमांड है, तो देखो कि ग्राफ ऑलवेज जो है इस टाइप का ऊपर से नीचे की तरफ डिमांड जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ। चीजें वही है। तो ये जो दोनों के बीच में से ग्राफ से क्या होता है, हमें पूरा टेबल स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ग्राफ से एक नजर में नजर आ जाता है तो अच्छा ये कैसा रिलेशन। ग्राफ देख कर ये फायदा है कि हमारा तुरंत पता चल जाएगा, अगर कोई ग्राफ अब ऊपर से नीचे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इनमें एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, तीसरा घट रहा है। और अगर कोई ग्राफ अगर इस टाइप स्ट्रेट टाइप का रहेगा तो इसका मतलब है कि ये मेरा ये क्या होता है, आपका इनवर्स रिलेशन नहीं, पॉजिटिव रिलेशन। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी हमारा बढ़ेगा। तो ग्राफ शेड्यूल में फर्क आ गया। ये तो वही चीज है हमारा। कई बार कहता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो इस ग्राफ को हम लोग यूजुअली जैसे कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ। हो सकता है सवाल जिस लेवल पे जा रहे हो वहां पे संभावना कम है भी, लेकिन सवाल में भी कर। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, वही चीज है हमारा, किस पर डिमांड डिपेंड करता है, वस्तु का मूल्य, उपभोक्ता का आय, संपत्ति,
संबंधित वस्तुओं का मूल्य, रुचि एवं पसंद, जनसंख्या डेफिनेटली, इसका हमारा भविष्य की अपेक्षाएं, विज्ञापन, सरकारी नीति, इस सब पे हमारा जो है डिमांड, उतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं, मोटा मोटी। सबसे जरूरी चीज है हमारा शिफ्ट इंडिया, इसी से तुम्हारा पूरा, जैसे अगर डिमांड अगर इधर शिफ्ट कर रहा है इसका मतलब कि डिमांड में इंक्रीज है, और अगर इधर शिफ्ट कर रहा है इसका डिमांड में कमी हो रहा है। तो अगर हमारा कोई एक पर्टिकुलर चीज की बात करें तो बहुत से फैक्टर पर डिमांड डिपेंड कर रहा है। अब किसके किसके कारण शिफ्ट बढ़ेगा, किसके किसके कारण घटेगा। जैसे इनकम बढ़ेगा तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यही हमारा, और किस पर करें तो वृद्धि पर, आय में इनकम होगा तो डिमांड हमारा बढ़ जाएगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, विकल्प वस्तुओं का मूल्य अगर बढ़ेगा, सब्स्टिट्यूट जो आपका अगर उसका जो है सो हमारा उसका अगर मूल्य बढ़ेगा तो उस वस्तु का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ा। जैसे सब्स्टिट्यूट जो है ना, उसका अगर जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या है, सैमसंग मोबाइल लेना है और एम आई का मोबाइल, दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल अगर है, मान लेते हैं अगर, तो देखोगे क्या कि हमारा जो है सो एक का प्राइस अगर बढ़ जाएगा, मान लो जैसे एम आई का प्राइस बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली सैमसंग का डिमांड बढ़ जाएगा मेरा। पूरक वस्तु वही प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, स्वाद माने कि अगर कोई चीज ऐसा है जो हमारे टेस्ट में हमारे, जैसे बोले ना, जैसे सपोज करो कि अब से जैसे पर्व का समय आता है तो पर्व में मीट मछली डिमांड ऑटोमेटिक है, ठीक है क्या स्वाद, या फिर हमारा जो सो परिस्थिति जो है सो हमारा भविष्य में मूल्य बढ़ने के साथ, अगर भविष्य में किसी चीज का अगर प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली तुम्हारा क्या होगा कि इस एंटिसिपेशन में आदमी जो है सो डिमांड अचानक, पेट्रोल का टाइम अगर डाल लगे, अभी यूट्यूब पर 50 आ रहा है कि पेट्रोल दाम बढ़ गया, ये बढ़ गया और इसका, अब लोग एक्चुअली पता नहीं है लेकिन लोग दौड़ गया जब कल से प्राइस बढ़ जाएगा फिर आज ही पेट्रोल बढ़, लेकिन आज पेट्रोल तुम कितना इतना बढ़ा, अगर आप ये सोचिए आप कितना स्टॉक कर सकते हैं, उसका कैपेसिटी बोलते हैं, उसके बाद फिर खाली हो जाए। तो ये, लेकिन इस सब पे डिमांड हमारा फर्क होता है, डेफिनेटली हमारा एडवर्टीजमेंट और डिमांड जिसका रिवर्स हो जाता है, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा डिमांड, मेरे ख्याल से डिमांड तो क्लियर हो गया होगा, क्या। अब उसी प्रकार मेरा सप्लाई का, सप्लाई क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, तो क्या कहा जाए कि सप्लाई उस चीज को कहते हैं जो हमारा बना रहा है सामान, वो बेचने के लिए तैयार, अगर बना लिया और बेचने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उसके लिए वो आपका सप्लाई के, जैसे डिमांड में है ना कि हम खरीदने के लिए तैयार, उसी पे प्रोड्यूसर जो बना रहा है वो बेचने के लिए तैयार, तब तो हम सप्लाई, तब तो करेंगे उसको सप्लाई। सेम तरह वो भी होता है हमारा प्राइस, समय और मूल्य, समय के अनुसार जो है सप्लाई भी बढ़ता है घटता है, ठीक है। सप्लाई और ग्राफ के साथ ये है कि जब मेरा डिमांड में क्या है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाता है, लेकिन साइड के सप्लाई के साथ ये देखा गया कि जब मेरा जो सब प्राइस बढ़ रहा है तो क्या होता है, सप्लाई हम बढ़ा, इसके पीछे रीजन कुछ, अब ऐसे तो भाई सप्लाई बढ़े तो डिमांड घटेगा, फिर प्राइस क्यों बढ़, सप्लाई क्यों बढ़ना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि अगर मान लो कि प्राइस बढ़ रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा कि प्रोड्यूसर को लगेगा ना हम ज्यादा मुनाफा करें, ये सारी चीज और भी इसको ऐसे डिस्कस किया तो बहुत ज्यादा पर, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई मेरा बढ़ता है, प्राइस घटने पर सप्लाई घट, चूंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए देखो स्लैब से कर्व आपका नीचे से बहुत सारे रीजन सप्लाई का आता है, जैसे हाई प्रॉफिट इंसेंटिव जो पहले बताया गया, क्या होता है कि लोग सोचता है कि हमें ज्यादा सामान बिकेगा, ज्यादा फायदा होगा। एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म, जैसे अब मान लो बहुत से फॉर्म जो आज नहीं बना लगा, या इस लाइन में तो पैसा एक का देखा है दूसरा कहता है चलो हम भी इंटर करते हैं, पैसा है, पैसा इनकम होगा, इस प्रकार हमारा प्रोडक्शन का, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है इसलिए हमारा सप्लाई
बाकी वही डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई क्या होगा, या हम कितना पैसा लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल के क्या फर्क पड़ता है, कर टैक्स और सब्सिडी कितना मिल रहा है, सरकारी नियम क्या पड़ता है, भविष्य मूल्य, नेचुरल डिजास्टर, उत्पादकों की संख्या, ये सारी चीजों पर हमारा सप्लाई डिपेंड। क्योंकि हम इस पर बहुत ज्यादा फोकस ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मेन डिमांड में सब कुछ हमारा क्लियर कर चुके हैं, वही चीज पे है। एक होता है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या है कि आपको मालूम है कि सप्लाई का कर्व नीचे से ऊपर जाता है और डिमांड का ऊपर से नीचे आता है। अगर हम दोनों को, अगर हम एक प्लॉट पर, अगर हम एक कंज्यूमर की बात करें, समझे ना, तो देखेंगे प्राइस बढ़ा रहे हैं तो हमारा सप्लाई बढ़ रहा है, और एक तरफ देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड घट रहा है, तो ये चूंकि बढ़ रहा है और घट रहा है, तो देखो कहीं ना कहीं ये काटेगा। तो जहां पे काटता है ना, उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, तो यूजुअली जो प्राइस होता है वो इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हमारा प्राइस फिक्स होता है, वही चीज है जो डिमांड और सप्लाई में, वही डिमांड के शिफ्ट वाला वही चीज हमारा सप्लाई के, सप्लाई शिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि किस किस परिस्थिति में सप्लाई बढ़ जाए, किसी परिस्थिति में सप्लाई घट जाए। ये थोड़ा सा एक जरूरी चीज है यहाँ पर, ये सवाल का पार्ट हो सकता है, 4 पार्ट इसमें पोर्शन पड़ेगा। जैसे तुमने सुना होगा, जैसे प्राइस कंट्रोल होता है, मिनिमम वेज होता है, ये सारी चीजें, कुछ कुछ चीजें हैं, हमारा फ्लोट प्राइस ये सब क्या होता है, उसमें थोड़ा सा बात करते हैं। ये फैक्टर कहीं ना कहीं हमारे उपयोग का चीज है, काम का चीज है, हो सकता है मे भी सवाल इससे आ सकता है। अब तक जो था वो बिल्कुल एक जनरल कैटेगरी का था, मतलब कॉमन था, जो प्योर इकोनॉमिक्स का वो थ्योरी था। अब यहाँ से उसको हम अब अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस एप्लीकेशन साइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासकर इस एग्जाम के लिए बात करें तो। प्राइस सीलिंग का मतलब है कि अधिकतम मूल्य। प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये मेरा क्या हुआ, देख रहे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ, मतलब ये हुआ मेरा। प्राइस सीलिंग जो है क्या होता है कि आदमी जो गवर्नमेंट खास कर क्या करता है कि हमारा जो है सो क्या करता है कि उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आकर जो है सो एक प्राइस फिक्स करता है ना, जिसको क्यों ना हम लोग कहते हैं कि अधिकतम मूल्य या प्राइस, जैसे रेंट कंट्रोल एग्जाम्पल, जैसे मान लो हाउसिंग लोन वगैरह, जैसे मकान का किराया वगैरह चल रहा है। अब जैसे मान लो कि अब मकान, जैसे मकान है, ठीक है, अब सपोज करो कि कंकर बाग में अगर 2 रूम का अगर फ्लैट लिया जाए, तो अगर मार्केट डिमांड और सब डिमांड करके माना जाए कि यहाँ पर मोटा मोटी मान के चलते कि 10,000 में हमारा रूम मिल जाए, ठीक है। जब सरकार भी अपने 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 जो एम्प्लॉय होते हैं उसके मकान बनाकर देती है। अगर सरकार मकान बनाकर दे रही है और वो अगर उस रूम का अगर वो भी जो मकान पे उस एरिया में अगर रूम का रेंट अगर मान लो, सपोज करो कि सरकार कहती है मतलब कि मार्केट में मिल रहा है 10,000, ठीक है, और सरकार कहे कि नहीं हम अपना फिक्स करते हैं कहाँ पे, तो हम इसको 11,000 रखते हैं, मतलब 2 BHK के आसपास के, तो कितने लोग सरकारी मकान में जाएगा? तो कोई नहीं जाएगा, क्यों जाएंगे? सरकारी मकान में इससे जाएगा, हमको 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 मतलब कि जो नॉर्मल मकान चाहिए उससे हमको कम देना पड़ेगा, तभी तो हम जाएंगे ना। तो ये हमारा ये क्या होता है, सरकार एक अधिकतम रेट फिक्स करती है जो यूजुअली जो है सो हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है उससे हमारा कम, इसी को हम लोग कहते हैं प्राइस कंट्रोल, जाएगा, बाजार मूल्य निर्धारित करती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हुआ उसका, मतलब मूल्य सीमा, प्राइस फ्लो, न्यूनतम मूल्य सीमा। अब ये जैसे न्यूनतम जो मूल्य सीमा है, क्या होता है कि गवर्नमेंट फिक्सेस ए मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम। ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लो बेरोजगारी, ठीक है, अगर अब बेरोजगारी है, गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर जो जैसे मान लो कि एक मजदूरी है,
मजदूरी है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमको मकान बना, मान लो तुमको तुमको कहीं जाकर मकान बना, तो मकान अगर बनाना है तो आप क्या करोगे? अध्यक्ष चलो यार चलते मजदूर ढूंढते हैं, इफेक्टिव मजदूर ढूंढोगे तुम। तो जो मजदूर ढूंढोगे, पता चला कि अरे यार यहाँ जो है सो मजदूरी जो है सो लगभग 700, एग्जाम्पल के 700 रुपया है। तो अब सवाल है कि अब तो तुम ले आओगे। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? अब यहाँ पर क्या करती है कि वो अब गवर्नमेंट को एक मिनिमम वेज फिक्स कर, मिनिमम वेज क्या फिक्स करना है कि भाई हम कितना प्राइस फिक्स करें ताकि जो है सो मतलब कि इससे नीचे जो है सो हमारा मूल्य सरकार को माने हम माने कि किसी कोई आदमी काम करेगा तो नहीं मिलेगा। तो अगर वो जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, जैसे हर चीज मार्केट सप्लाई हुआ, तो जो इक्विलिब्रियम जहाँ पे मिलता है अगर वो उससे मिनिमम अगर फिक्स करेगी तो सरकार के यहाँ कोई मजदूर जाएगा काम करने के लिए? नहीं जाएगा। कब जाएगा? जब जो मिनिमम मार्केट में चल रहा है उसके आसपास मिलेगा तब तो जाएगा ना। है? तो इसीलिए सरकार जैसे मिनिमम एज जैसे यूजली कहाँ फिक्स करती है? इक्विलिब्रियम के ऊपर। इक्विलिब्रियम जो होता है प्राइस होता है उसके ऊपर जाकर उससे अधिक जाकर फिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। एक होता है हमारा कंज्यूमर सर्विस, ये दोनों समझ गए, मिनिमम वेज हो गया और इसे समझ गया तुम्हारा। हाँ, प्राइस कंट्रोल। एक होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर ये होता है कंज्यूमर सरप्लस, जो कल हम लोग देखे थे कि आप कितना पे करने के लिए इच्छुक है और एक्चुअल प्राइस में आपको कितना मिलता है, वही ना हमारा कंज्यूमर्स होगा। क्या था? कंज्यूमर सरप्लस होगा। नहीं, आप कितना पे उसको लेना चाहते हो और आपको कितना पे वो मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आप 100 रुपया खर्च करना चाहते हो, कोई सामान 70 मिल जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 30 रुपया बचेगा। हाँ, तो वही हमारा जो है सो ये हमारा, तो ये जैसे इक्विलिब्रियम हो गया। तो कंज्यूमर सरप्लस जो हम इतना पे करना चाह रहे हैं, प्राइस यहाँ पर पे करना चाह रहे हैं, ये हमको मिल रहा है कितने, इतने पर भैया। तो ये जो पोर्शन होगा ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस का। ठीक है। इसी प्रकार मेरा क्या होगा? प्रोड्यूसर सरप्लस। अब प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हुआ कि प्रोड्यूसर कितना पे जो है सो सामान जो है सो मार्केट प्राइस क्या है उसको, समझे ना। और मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस क्या है? जैसे मान लो कंज्यूमर चाह रहा है कि जो है सो ये सामान जो है सो 20 रुपए, एग्जाम्पल के लिए एक्सेप्टेबल प्राइस है ना। और मार्केट प्राइस जो है सो हमारा कितना है? प्रोड्यूसर एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोड्यूसर गेट्स व्हेन द मार्केट प्राइस इज जनरली एक्सेप्टेड ग्रेटर देन उसका जो मिनिमम। जैसे मान लो कि हम 20 रुपया सोचे, अच्छा ये पेन है चलो 20 रुपये में बिक जाए, हम प्राइस रखते हैं। लेकिन अगर मार्केट प्राइस अगर मान लो कि 25 रुपया हो, तो जैसे तुम सोच रहे हो कि ये शर्ट हमें 100 में मिल जाए, 70 मिल जाए तो बहुत खुश होते हो। जैसे इसका उल्टा हो तो कंज्यूमर पे तुम बात, प्रोड्यूसर पे बात करोगे, अगर वो कहे यार 20 रुपया में हम कोई सामान बिक जाए, मेरा कॉस्टिंग है बिक गया तो प्रॉफिट हो रहा हो, अगर 25 में बिक जाए तो वो हुआ प्रोड्यूसर है क्या? इस दोनों को मिला दोगे तो टोटल सरप्लस या हमारा सोशल सरप्लस के रूप में जाना। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, दोनों को मिला देते हैं तुम्हारा। अब ये जितने सरप्लस ये क्लियर हो गया। अब यहाँ तुमको एक चीज तो समझ में आ गया, प्राइस गुड्स क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, क्या सोशल प्रोड्यूसर का सरप्लस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, समझे ना। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स, हम लोग देखे थे हाउ द प्राइस पब्लिक गुड्स हो गए, इसके अलावा भी और भी गुड्स टाइप के आते हैं, समझे ना। जैसे नॉर्मल गुड्स होते हैं, लग्जरी गुड्स कहते हैं, ये सब कहते हैं, इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। तो अब हम लोग इन गुड्स को देखेंगे डिमांड और सप्लाई के एंगल से, किसका डिमांड बढ़ेगा, किसका डिमांड हमारा घटेगा। जैसे
जैसे नॉर्मल गुड्स हम किसको कहें, सामान्य वस्तु। जब मेरा इनकम बढ़ता है तो हम जो है सो यूजुअली उसका मतलब कि उसका डिमांड बढ़ जाता है। जैसे मान लो कि जैसे ब्रांडेड एग्जाम्पल, आज मान लो कि हमारा अगर इनकम बढ़ेगा तो डेफिनेटली हम और ज्यादा हम ब्रांडेड कपड़ा खरीदना चाहेंगे, है कि नहीं। तो ऐसे जो गुड्स होते हैं जिनका नॉर्मली जो है सो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, वैसे गुड्स को हम कहते हैं नॉर्मल, या इसको जो है सामान्य वस्तु की श्रेणी में माना जाता है। जब इनकम बढ़ा आपका सामान, आपका जो है डिमांड खींच कर, ठीक है। लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स का क्या है हमारा, ज्यादातर लग्जरी गुड्स उस जो विलासता की वस्तु कहा जाता है। आज हमारे पास इनकम कम होगा तो हम क्या करेंगे, छोड़ यार कौन होटल में खाने जाएगा, यहीं बैठ के जो है घर में दाल रोटी खा लो। लेकिन इनकम बढ़ेगा तो क्या हो गया, इनकम बढ़ा, चलो चलते हैं होटल में, बड़ा बड़ा होटल में चलते हैं। तो होटल में जो चीज लग्जरी का मतलब क्या, वो आपके विलासता को, एक होता है कि हमारी जरूरत है तो जा, नहीं जैसे मान लो आपको दिन में भूख लगे, कहीं खाना नहीं है तो आप होटल में खा रहे हो, तो आपकी जरूरत का चीज है। लेकिन अगर आप, अब लोग क्या करता है, जैसे मान लो टिफिन लेके जाता है, बहुत लोग घर पे टिफिन लेके जाते हैं ना भाई, घर से सरकारी नौकरी टिफिन लेके जा रहा है वगैरह, ठीक। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जैसे कुछ लोग की आदत होती है जो घर से अपना कुछ 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 जितने जो सरकारी कर्मी जो होते हैं, जो दिन में खाने खाने नहीं आ सकते हैं, वो यूजुअली जैसे सचार देव अपना टिफिन। तो अभी क्या हुआ कि जैसे सचिवालय में क्या हुआ कि जीविका की दीदी की रसोई, दीदी की रसोई, अब दीदी की रसोई खुला तो वहां पर क्या देख रहा है लोग कि भाई दीदी की रसोई में खाना अच्छा मिल रहा है, साफ सुथरा नहीं होता है, घर का खाना जैसा मिल रहा है। तो अब लोग को लग रहा है कि यार जो हम घर से खाना लेकर आएंगे ठंडा हो जाएगा, नहीं होता है। अच्छा, जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पर ऐसा नहीं कि उसके लिए हमको बहुत दूर चल के जाना है या बहुत मेहनत करना है, तो क्यों नहीं यार वहीं चल के खा ले। तो वो हमारा विलासता में नहीं आएगा, हाँ वो जरूर, चलो ये नहीं तो वो सब्स्टिट्यूट में आ जाएगा। तो विलासता का वो चीज होता है कि जब मेरा पैसा बढ़े, इनकम बढ़े, तो मैं दन 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 अपना जो है सो, यार अब ये छोड़, ये फालतू ही मोटरसाइकिल है, अब जैसे चलो अब ऐसा करते हैं बुलेट का एडवांस फॉर्म लेते हैं या यमाहा का एडवांस फॉर्म लेते हैं, तो वो हमारा विलासता है। तो अब डेफिनेटली जब मेरा डिमांड, अगर पैसा बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो डिमांड उसका विलासता वाली चीज का ज्यादा बढ़ेगा, ठीक हो गया। इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स वो कहते हैं कि हमारा डिमांड डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा जैसे अभी क्या है कि यार चलो चलो पैसा आ रहा है, चलो सैलरी मिल गई, हम जा रहे हैं अपना जो सामान है, चावल दाल वगैरह। अभी कहोगे यार अगर उसका चावल ले रहे हैं ना 400 मिल रहा है, अच्छा चल नहीं गए, हमको तो उसका चावल बड़ी अच्छा लगा। जैसे आज उसका चावल का दाम देखो 50 रुपये 60 रुपये, मोटा इसी के रेंज में चलता है जो मार्केट रेट है। और जैसे अरवा चावल जैसे गोविंद भोग चलेगा 150 170 रुपये किलो, बासमती चावल होगी 125, इंडिया गेट वाला जो आता है 125 का 1 किलो मिलता है। अगर तुम्हारा डिमांड पैसा इनकम इंक्रीज है तो उसका चावल बहुत घटिया चीज है ना, चाहिए हमको, चाहिए अरवा चावल। तो कहोगे नहीं यार ये तो, इसका मतलब क्या हुआ, तो वैसे गुड्स जिसका जैसे डिमांड बढ़ने के साथ जैसे उसका डिमांड हम छोड़ के घट जाएगा। सस्ता चावल हो गया या ब्रेड हो गया, सस्ता होता है, समझ रहे हो ना। तो जो ऐसे गुड्स जिसका जो है सो हमारा सामान डिमांड इनकम बढ़ता है तो उसका डिमांड घट जाता है, उसी को हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। हो गया।
मेरे ख्याल से ये तो क्लियर हो गया होगा। अब है तुम्हारा गिफ्ट गुड। गिफ्ट गुड्स का मतलब क्या होता है? पीपुल हाउस होल्ड बाय मोर वीट व्हेन द प्राइस राइजेस। बहुत बार क्या होता है ना कि हमारा क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि हम जो है सो मतलब कि इसके जगह पे मतलब कि डिमांड बढ़ेगा तो हम ठीक है, हम चावल का बात बताए, अरवा चावल उसमें चलो ये गिफन गुड, ये आपका इन्फीरियर गुड। लेकिन गिफन गुड क्या होता है कि इसका जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाता है। क्यों? इसलिए कि इसका अल्टरनेट उपलब्ध नहीं। वैसे सामान जिसका अल्टरनेट उपलब्ध नहीं है, वैसी स्थिति में क्या होगा? तुम एंटिसिपेशन या और क्राइसिस और दाम ना बढ़ जाए। जैसे हमारा चावल हुआ, गेहूं हुआ, राइस हुआ, समझोगे नहीं? तो वैसी स्थिति में अब गेहूं का प्राइस अगर बढ़ेगा तो कम यार आप खरीद लेते, पता नहीं बात और बढ़ेगा तो इसलिए कि अब आप रोटी खा रहे हो तो रोटी का क्या अल्टरनेट लाओ? चावल है तो चावल तो खाओगे ही खाओगे ना। अरे यही कर सकते हो, चावल का अल्टरनेट रोटी कर सकते हो। नहीं वो सब भी कुछ दिन के लिए, फिर बाद में ऑटोमेटिक असर। तो ये सब गिवन गुड उसको कहते हैं जिसका अल्टरनेट हमारे पास मौजूद नहीं हो, हमें वही काम करना है। The people household buy more wheat when price rises. क्या होता है? प्राइस इंक्रीजेज डिमांड ड्यू टू लैक ऑफ अल्टरनेटिव। क्यों? तो गिवन गुड्स वैसे गुड्स को कहा जाता है कि जिसका अल्टरनेट मौजूद या सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं होता। अगर ये नहीं मिला तो इससे भी हम काम चला, वैसा चीज वहां पे नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में वो गिवन गुड्स कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसके आता है बेबलन गुड्स। बेबलन गुड्स में मतलब क्या हुआ है कि ये लग्जरी का भी जो है सो हाईएस्ट पॉइंट है। मैं कि जो हमारे की जो देता है कि लग्जरी तो ठीक है अपने आप में, और एक ही हम दिखावटी वाला चीज जो होता है, इस दीवार के बराबर अच्छा अच्छा पेंटिंग लगाना, प्रेस्टीजियस जो रहता है, मैं जो प्रेस्टीज आता है पेंटिंग, करोड़ों का पेंटिंग खरीद कर ला रहा हूँ, ये सारी चीज है। तो वो चीजों का जो है डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगा तो हमारा ऑटोमेटिक जो है हमारा जो प्रतिष्ठा से जिसको जोड़ कर दिया। आई थिंक ये तो आपका क्लियर हो गया होगा टाइप ऑफ गुड्स क्या है हमारा और ये चीज क्या है। ठीक है, वो इसका शॉर्ट फॉर्म है ना। ये दोनों हमारा वेल गुड और इंपीरियल दोनों का देखो कि डिमांड बढ़ता है तुम्हारा, इसलिए दोनों हमारा लॉ ऑफ डिमांड को। ठीक है, क्या ये क्लियर कंसेप्ट हो गया? हमारे ख्याल से अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। इसका पीडीएफ पे तुम्हारा सब चीज दिया हुआ है। ये मैं बात कर रहा था इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है क्या कि जब प्राइस, बहुत चीज पर प्राइस इनका बहुत इलास्टिसिटी होता है कि जब हमारा एक में परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे में कितना परिवर्तन। एग्जाम्पल के लिए अगर प्राइस अगर 5 रुपया बढ़ रहा है, अगर 5% अगर प्राइस बढ़ा और डिमांड उसी हिसाब से घटा या बढ़ा, जो भी प्राइस पे डिमांड पे फर्क पड़ता है उसी हिसाब से, तो वही दैट इज मीन्स इलास्टिसिटी। क्या कह रहा है कि इफ प्राइस चेंजेस देन हाउ मच डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस। अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसके कंपैरिजन में हमारा डिमांड और सप्लाई हमारा क्या चेंज है। जैसे मान लो कि अगर एक कर्व हम एग्जाम इसका हम 2 कर्व, जैसे देखो जैसे ये कह रहा है, ठीक है, यहां पर तुम क्या देख रहे हो कि ये क्वांटिटी डिमांडेड है, इस प्राइस पे ये क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस चेंज होगा कि इसका देखोगे क्या कि बहुत ज्यादा प्राइस हमारा डिमांड चेंज कर जाएगा, समझो ना। तो जिसका डिमांड बहुत ज्यादा चेंज कर जाए उसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। अचानक ऑलमोस्ट जीरो तो हो सकता नहीं, अगर प्राइस अगर ज्यादा बढ़ जाए तो प्राइस ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, डिमांड उसका जीरो भी हो जाए। ऐसा नहीं किसी का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो डेफिनेटली हम नहीं जान रहा सलमान देखो, लेकिन ना। और ऐसा भी हो सकता है कि डिमांड प्राइस
कितना भी चेंज हो उसके प्राइस में, उसके डिमांड पर कोई फर्क नहीं। तो वैसे कहें परफेक्टली इनइलास्टिक। तो पहला तो समझ गया इलास्टिक और इनइलास्टिक का मतलब समझ गया। अब इसी पर हम लोग बात करें, ठीक है। तो बहुत तरह के इलास्टिक होता है, लोच के प्रकार होते हैं। जैसे प्राइस इलास्टिक, मतलब कि वो प्राइस इलास्टिक क्या है, जब हम डिमांड को कंपेयर करेंगे प्राइस के साथ, एक चीज का पैसा बढ़ना है, जैसे आज ये मोबाइल 5 रुपए का मिल रहा है, कल मोबाइल 10 रुपए का मिल रहा है, तो इस प्रकार हम कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या अगर 5 से 10 रुपए हो जाता है प्राइस बढ़ा, जिसको हम कहें प्राइस इलास्टिसिटी होगी। एक होता है मेरा क्या होता है प्राइस इलास्टिक सप्लाई। उसी प्रकार जब प्राइस जब बढ़ रहा है तो क्या हो गया, क्या सप्लाई घट रहा है कि बढ़ रहा है, वो हमारा विषय है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हुई, एक हम प्राइस की बात करें और एक है कि जब आदमी का इनकम बढ़ जाए, जब आदमी बढ़ जाए तो हिसाब से डिमांड वेरी करता है। और क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब एक का परिवर्तन जो है सो दूसरे पर असर। तो इसी पर बात करें। फॉर्मूला क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, क्या फॉर्मूला कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कब, जब उसके प्राइस में कुछ ना कुछ चेंज हो। हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने के कारण जो है उसके डिमांड में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब प्राइस इलास्टिसिटी का डिमांड का मतलब क्या हुआ, हमारा बहुत तरह का होता है। इलास्टिक डिमांड हो गया, इनइलास्टिक डिमांड हो गया, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो गया, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इलास्टिक का डिमांड का मतलब क्या हुआ हमारा कि जैसे एक अगर थोड़ा सा चेंज हो रहा है मेरा, तो क्या हो रहा है प्राइस में चेंज हो रहा है, कंप्लीटली चेंज हो रहा है, जो नहीं कि एग्जैक्टली मतलब कि उतना ही जितना परसेंट चेंज होता है 1% चेंज हो। अगर वैसा हो रहा है तो उसको हम इलास्टिक डिमांड करें। जब भी कुछ चेंज होगा तो डिमांड में कुछ ना कुछ परिवर्तन, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे इलास्टिक डिमांड। और इन इलास्टिक डिमांड क्या होगा, अगर प्राइस में चेंज आएगी तो बहुत कम, मतलब कि हमारा चेंज हो डिमांड, तो उसको हम कहेंगे इन इलास्टिक। समझ आ गया इलास्टिक और इलास्टिक में क्या फर्क पड़ता है? जैसे इन इलास्टिक आपको तुम ऐसे भी दे सकते हो, जैसे सिनेमा का। चलो, अब सिनेमा का टिकट का जहां तक बात है यार, अगर मान लो कि कहा जाए कि हम जैसे अभी ग्रेविटी मॉल है कंकड़बाग में, ग्रेविटी, ठीक है, अगर अगर हमें सिनेमा का टिकट जो है सो अगर मान लो कि कहा जाए 1000 रुपये में, पहले बढ़िया, पहले 150 था, अब 1000। तो वैसे इसी में कितने लग जाएगा उसका, प्राइस इलास्टिक हो गया, प्राइस परफेक्टली इलास्टिक हो गया, इलास्टिक हो गया। और अगर मान लो कि क्या है क्या, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि हमारा, और एक बात क्या, चाहे 10 रुपया बढ़ जाए कोई फर्क पड़ेगा, 100 रुपया बढ़ेगा तो उस हिसाब से इलास्टिक इलास्टिक होगा। कोई छोड़ा यूट्यूब पे बैठ के देख रहा है तो कोई भी चीज जो है ना हमारे यहाँ, कोई भी चीज हमारा ऐसा नहीं है कि मतलब कि एब्सोल्यूट कुछ, हमेशा हम सापेक्ष चलें। जैसे अब मान लो जैसे जो लोग सिगरेट पीता है, ठीक है, जब सिगरेट पीता है लोग तो उसको क्या, अगर उसका प्राइस 10 रुपया का मिल रहा है, चलो 12 रुपये, तो लोग क्या, चलो 10 चलो 12 रुपये, तो क्या होगा उसके प्राइस में, कोई उसको सिगरेट पीना है तो लत है तो पिएगा। तो वहां पर हमारा डिमांड क्या हो जाएगा, उसको इन इलास्टिक डिमांड, ये मेरा प्राइस बढ़ने से भी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक होता है मेरा यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक जितना परसेंटेज हमारा प्राइस में चेंज हो रहा है उसी हिसाब से सेम परसेंटेज से हमारा डिमांड भी चेंज हो रहा है, उसको हम लोग कहेंगे यूनिटरी। इसका इसका कर्व हमारा ऐसा होता है। जैसे जैसे हम जो है सो इनइलास्टिक होते जाएंगे वैसे वैसे कर्व हमारा सीधा होता जाएगा, परफेक्टली पर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और जैसे परफेक्टली इनइलास्टिक जैसे इलास्टिक होगा वैसे वैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाए, जैसे परफेक्ट इलास्टिक है सीधा बढ़, ठीक है। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे परफेक्टली इनइलास्टिक का होगा, पर इलास्टिक में एकदम सीधा रहेगा, परफेक्ट इलास्टिक रहती लाइन, क्लियर। अब यहां पर है जो वैल्यू जो है
हालांकि उतना जरूरत नहीं है। अगर प्राइस इलास्टिक डिमांड जो है एक से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारा इलास्टिक डिमांड है, एक से कम है तो इन इलास्टिक डिमांड, और अगर प्राइस बराबर है तो यूनिटरी है, इन्फिनिटी है तो परफेक्टली इलास्टिक है, इन्फिनिटी है तो जीरो होगा तुम्हारा। ये हो सकता है मे भी पूछ दे अगर कि इलास्टिक डिमांड होता है, प्राइस इलास्टिक डिमांड ऑलवेज एक से ज्यादा होगा। प्राइस इलास्टिसिटी अगर एक से कम है तो हमारा इनलास्टिक होगा। एक से कम क्यों होता है? इसलिए कि प्राइस चेंज में डिमांड में परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो देखो, जैसे इसमें जो परिवर्तन होगा, मान लो इसमें अगर 5 का परिवर्तन हो रहा है और इस से चेंज इसमें एक ही हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये 5 तो ऑलवेज एक से कम होगा ना, ये संख्या बड़ा हो जाएगा तो इस संख्या क्या होगा, छोटा हो, और छोटा है तो पोजीशन एक से कम होगा। इलास्टिक में क्या होता है, प्राइस में थोड़ा सा चेंज होता है, डिमांड में ज्यादा परिवर्तन होता है, तो इसलिए ऊपर वाला बढ़ जाता है, तो इसलिए ये एक से और बढ़ होगा। ठीक है। और प्राइस में कितना भी चेंज हो, समझे ना, और इसमें जो है सो चेंज हमारा क्या नहीं हो, तो प्राइस तो ऐसी में तो इन इलास्टिक में, इसलिए यहाँ पर देखोगे क्या कि एक सवाल पूछ भी जाए, प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, नीचे वाला भाग जो है हमारा जीरो, मैं प्राइस चेंज में हल्का सा चेंज होने की ये जबरदस्त रूप से, तो ऐसी स्थिति में ये हमारा इन्फिनाइट होता है। और जीरो का मतलब क्या हुआ कि प्राइस में कितना भी चेंज करे, यहाँ कोई परिवर्तन, जीरो, डिमांड में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसी स्थिति में क्या चेंज जीरो होगा। जैसे जीरो होगी मेरा, तो ये हमारा परफेक्ट इलास्टिक हो गया। अब तो हमको नहीं लगता इसमें दिक्कत होगा, नहीं होगा ना, क्लियर है। फैक्टर बहुत पे डिपेंड करता है, उतना ठीक है, एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, नेचर ऑफ गुड्स, शेयर ऑफ इनकम, टाइम पीरियड, हैबिट, फूडिंग, ये सब चीज फर्क पड़ता है। वही है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में यूजुअली क्या होता है मेरा, हमारा क्या होता है, इलास्टिक होता है, और लॉन्ग टर्म में जाके शॉर्ट टर्म में कंज्यूमर तुरंत आदत नहीं बदल पाते, इसलिए डिमांड कम बदलती है, और लॉन्ग टर्म जाता है तो आदमी एडजस्ट करता है। ठीक है। वहाँ इलास्टिसिटी इंक्रीज क्यों, इसलिए कि आदमी धीरे धीरे अपना हैबिट जो है सो चेंज करे। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है कि जब एक का दूसरे पर से ज्यादा हमने नहीं दे रहे हैं, जैसे क्रॉस का मतलब क्या है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तुम्हारा कम्प्लीमेंट्री गुड्स है, समझ रहे हो ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है भाई कि अगर जो इसका बदले में वो भी मौजूद, अगर एक का प्राइस बढ़ेगा, चाय का प्राइस बढ़ेगा, चाय तो कॉफी उसका सब्स्टिट्यूट है, तो डेफिनेटली क्या होगा मेरा, वहां पर क्या हो जाएगा हमारा जो है सो हमारा ये पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा। एक का प्राइस घटेगा, दूसरे का प्राइस बढ़ जाएगा, दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा, वहां पर क्या होगा, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव कहेंगे। लेकिन कम्प्लीमेंट्री होगा तो एक का घटेगा, एक का बढ़ेगा, दूसरे का ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति कार और पेट्रोल कम्प्लीमेंट्री में ऑलवेज निगेटिव, ठीक है, अनरिलेटेड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कार और चीनी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस इतना देना है कि अगर सब्स्टिट्यूट रहेगा चाय कॉफी वगैरह, तो वैसे में क्रॉस प्लास्टिसिटी ऑलवेज हमारा ग्रेटर देन पॉजिटिव होगा, और ऐसी स्थिति में, और सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है वो निगेटिव। ठीक है। उसमें इनकम इलास्टिसिटी है, उतना डिटेल नहीं जाएंगे, समझ लेना। प्राइस इलास्टिसिटी उतना ज्यादा हो जाता है, सप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छी चीज, उतना हम तुम लोग के हिसाब से देखकर थोड़ा सा। हाँ, अब एक इस पर बात करें थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा राजस्व कितना, जैसे मान लो सिनेमा का टिकट, तो एक का प्राइस टोटल टिकट, टोटल रेवेन्यू हो गया। अब खासकर जो है सो, जैसे मान लो कि एक का प्राइस 100 रुपया, और टोटल कितना बिका 15, टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, सॉरी 100 है, 10 बका तो 1000 हुआ।
प्राइस 80 है, 15 बिका तो 1200 हुआ। अब देखो इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड में है कि मान लो कि जैसे प्राइस बढ़ेगा, इलास्टिक का मतलब क्या होगा, प्राइस अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली क्या होगा, मेरा डिमांड घटेगा तो टिकट कम हमारा सेल होगा क्या है, और प्राइस अगर घटेगा तो हमारा टिकट ज्यादा सेल होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि मान लो कि पहले प्राइस अगर 2000 था इस चीज का और टिकट सोल्ड हुआ 6000, तो इनकम कितना हुआ, 1.12 करोड़। 15,000 तो 1500 था और 10,000 हमारा टिकट, प्राइस घट गया तो टिकट बढ़ गया, तो यहाँ पर कितना 1.5 करोड़ मिला। तो लोअर प्राइस जो है मोर टिकट्स हो, रेवेन्यू इंक्रीज हो। अगर डिमांड अगर मेरा इलास्टिक हो, इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि आप जैसे बताया ना, इलास्टिक डिमांड क्या होगा, प्राइस पर रिलेटेड हो, इलास्टिक डिमांड टिकट वाला चीज है। कम पैसा होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा क्या, डिमांड पे फर्क पड़ जाएगा। ज्यादा कम जैसे मान 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया तो फर्क, कोई फर्क तो इलास्टिक हुआ। और ज्यादा प्राइस के जो रहता है हमारा इलास्टिक। हाँ, जैसे इस पर भी डिपेंड करेगा कि पिक्चर के क्वालिटी पर डिपेंड करता है। जैसे धुरंधर 2 का देखो, प्राइस कितना छोड़ना कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जब भी करें। दैट मीन्स वहां पर डिमांड क्या होगा, मेरा इनलास्टिक होगा, जहां पर प्राइस हमारा डिमांड पे फर्क बहुत ज्यादा नहीं डाल रहा। तो यही होता है कि अगर डिमांड किसी चीज का इलास्टिक है तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा रेवेन्यू, प्राइस घटने पर हमारा रेवेन्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। लेकिन अगर इन इलास्टिक है तो वैसी स्थिति में हायर प्राइस होगा फॉरेन डिमांड, तो रेवेन्यू मेरा इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ये बहुत सा चीज पर डिपेंड करता है मेरा। जैसे इलास्टिक डिमांड में प्राइस घटेगा तो हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, है ना। और इन इलास्टिक हुआ तो प्राइस अगर घटाएंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू घट जाएगा। ऐसे घटेगा, मान लो इन इलास्टिक है तो कि अगर प्राइस घटा दिए, अरे चलो धुरंधर पिक्चर आया, हालांकि मालिक सोचा चलो यार बहुत भीड़ होगा, ऐसा करते प्राइस को घटा दो, तो चाहे इसका प्राइस घटे या बढ़े उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो प्राइस घटने क्या तो रेवेन्यू घटे जाएगा ना, ऐसे देखो समझ रहे हो ना, है? तो वैसी स्थिति में अगर डिमांड अगर इन इलास्टिक हो तो अगर प्राइस घटेगा तो वहां पर ना टोटल रेवेन्यू कम है, और प्राइस अगर इलास्टिक होगा तो क्या होगा, रेवेन्यू अगर घटेगा तो ज्यादा लोग उसको खरीदने देखने आएंगे, तो ऐसी स्थिति हमारा रेवेन्यू हमारा। अब इसी का आता है सिगरेट टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स कितना लगाती है, 40% नहीं वो नहीं कह रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अब मान लो गवर्नमेंट जो है हर सिगरेट पे 1 रुपया बढ़ा, ठीक है। अगर अब सिगरेट क्या इन इलास्टिक नशा का चीज है, तो ऐसी स्थिति में सोचेगा क्या, सप्लायर सोचेगा क्या, जो प्रोड्यूसर है, अगर इसमें एक गवर्नमेंट बढ़ा देता क्या फर्क हो, तो लेना तो लेवे करेगा। तो वो तो हमारा डेफिनेटली हमारा ऐसी डिमांड नहीं घट रहा, लेकिन क्या होगा कि जो बर्डन होगा टैक्स का, जो बढ़ने का जो बर्डन किस पर जाएगा, अगर हमारा इलास्टिक और इन इलास्टिक अगर डिमांड है तो ऐसी स्थिति में अगर कोई टैक्स या कुछ भी चीज बढ़ता है तो डिमांड कहाँ चला जाता है हमारा, किस पर, कंज्यूमर, ठीक है। और अगर प्राइस हमारा इलास्टिक हो, अगर इलास्टिक हो जाए तो अब जैसे मान लो कि होटल बिजनेस पे टैक्स बढ़े, ठीक है, तो सब पे टैक्स बढ़ेगा तो होटल का प्राइस तो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। अब अगर हम पैसा बढ़ा देंगे तो पब्लिक तो कम आएगा। मान लो जहाँ अगर 1000 रूम रेंट अगर 5000 हो जाए या 2000 एग्जाम्पल, तो लोग जाएगा, लोग तो बेकार से कहीं और ले लेते। तो वैसी स्थिति में सप्लायर क्या सोचेगा, चलो भैया ये जो बढ़ा हुआ है ना हम अपने मैनेज कर लेते हैं, और हम जो है सो कंज्यूमर को दिक्कत है, कंज्यूमर आता है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर क्या होता है
कि प्रोड्यूसर बियर द टैक्स। अगर अगर प्रोडक्ट अगर इनइलास्टिक हुआ तो टैक्स तो बियर कौन करता है? कंज्यूमर। और अगर इलास्टिक हुआ तो वैसी स्थिति में प्रोड्यूसर जो है सो उस टैक्स को बियर। इसका मतलब है इतना था कि टैक्स को कौन बियर करेगा। कई बार दोनों शेयर करते हैं। टैक्स जो वही चीज हम बोल रहे हैं, अगर डिमांड इज मोर इलास्टिक कंज्यूमर करेगा, सप्लाई इज मोर इनइलास्टिक तो इसमें प्रोड्यूसर करेगा, या दोनों बात है टैक्स शेयर हो। ठीक है, ईगल कर्व कुछ नहीं है, एक रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन जो है इनकम और क्वांटिटी। यह शो करता है हमारा जैसे लग्जरी गुड्स होगा तो उसके लिए हमारा प्राइस बढ़ेगा भी तो क्या फर्क है, डिमांड बढ़ेगा। और अगर नॉन इलास्टिक है तो ऐसी स्थिति, बस इसमें इतना ही खाली याद रख लेना, ये चीजें देखो ना, जैसे लग्जरी गुड होगा तो शेप ऑफ द कर्व क्या होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। अगर नेसेसिटीज होगा तो जेंटिल होगा, मेरा नेसेसिटी स्टेज चलेगा। और अगर इंफीरियर गुड्स होगा तो बैक इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है, डिमांड इनकम बढ़ता है तो हम सामान कम खरीदते हैं, तो उसका इस होगा। तो ऐसी स्थिति में होगा लग्जरी गुड्स के लिए हमारा ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, इंफीरियर गुड्स के लिए लेस देन 0 होता है, और इसके लिए हमारा 0 और 1 के बीच। ठीक है, चलो क्या मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहता है? ये व्यू तो फिर जस्ट छोटा ज्यादा नहीं बताएंगे। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है क्या कि हमारा मार्केट कैसा है। बहुत तरह का मार्केट होता है, जैसे नंबर ऑफ फॉर्म, कितने फॉर्म की संख्या है, कितने प्रोडक्ट वह मार्केट में बिक रहे हैं। एंट्री बैरियर का मतलब क्या होता है, आप आसानी से एंट्री नहीं कर सकते हो। प्राइस कंट्रोल कैसे हो रहा है, इसी सब नेचर पे हमारा पूरा का पूरा मार्केट। ये टाइप ऑफ द मार्केट इस पर अप्रोच कर सकते हैं। जैसे परफेक्ट कंपटीशन, जहां पर परफेक्ट कंपटीशन रहेगा, जैसे बहुत सारे दुकानदार है तो एक ही टाइप का सामान तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए नोकिया का मोबाइल है या सैमसंग का मोबाइल है, अब यहाँ पर 20 दुकान सभी बेच रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे, बोलो। तो अब कोई थोड़ा सा फर्क ऊपर छत ऊपर समझ। तो जब तो जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें ये होता है कि बहुत सारे जो परफेक्ट कंपटीशन होगा। अब जैसे ये मोबाइल बिक रहा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या, बिल्कुल हर चीज में से। तो अब हम जो है राम का दुकान है, श्याम का दुकान है, मोहन का दुकान है, हम कौन दुकान से खरीदेंगे? सभी एक भी है तो कैसे खरीदेंगे? तो वैसी स्थिति में जो है सो हमारा होमोजीनियस प्रोडक्ट, इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट है। मेनी सेलर सेम होमोजीनियस सामान बिक रहा है, वैसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, नो कंट्रोलर। तो ग्राहक जो होता है वो क्या होता है, प्राइस कंट्रोल कौन करता है, तो ग्राहक करेगा। अब तुम अगर मान लो बेच रहा है, वो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देगा तो करना लगेगा सर, ऐसे ग्राहक करेगा। तो इस यहाँ ऐसे दुकान में क्या होता है, फ्री एंट्री होती है। जैसे वीट मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट जनरली क्या होता है, या तुम्हारा आज के बहुत सारे ब्रांडेड कपड़ा का एक ही कोई दुकान में एक ही मिलेगा, वहीं से ले लेंगे। तो ऐसे दुकान को हम कहेंगे परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन। क्लियर? मोनोपोली का मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर। सिंगल सेलर का मतलब होता है कि एक विशिष्ट प्रोडक्ट। मोनोपोली का तुम ऐसे कह रहे हो कि जैसे ऐसा सामान है जो खाली वही बिक रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम ऐसा कोई भी, जैसे एक मान लो मार्केट में ऐसा सामान आ गया, जैसे
कोई एक फॉर एग्जाम्पल उसको ऐसे कर सकते हो, जैसे अभी जो मोबाइल चल रहा है सैमसंग का नहीं, जैसे मान लो कौन मोबाइल, नोकिया नहीं, सैमसंग मोबाइल, या फिर और भी कोई ब्रांड ले लो, कोई ब्रांड। अब मान लो सपोज करो कि ऐसा ऐसा मोबाइल आ गया जिसका कि कोई कंपटीशन नहीं, 6G आ गया, 7G आ गया, हाँ 6G आ 7G आ गया। अब वैसी स्थिति में तो भाई वही कोई बेचने वाला है, तो जो चाहेगा वैसे ही रखेगा प्राइस ना है? इसमें खासकर जैसे हमारे पेटेंटेड जो हमारा मटेरियल होते हैं, जैसे जिसका जो उसको पेटेंट मिला, जैसे बहुत सी मेडिसिन वगैरह में नहीं होते हैं पेटेंट होते हैं। अब ये इसको छोड़कर दूसरा कोई बना ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति में तो उसको मोनोपोली एक अधिकार हो गया, इसको कहेंगे ना एक अधिकार। इसी से चलता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है जहां पर सेलर तो बहुत है और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी है। जैसे एग्जांपल के लिए मोबाइल कंपनी, मोबाइल 75 मोबाइल कंपनी, सैमसंग भी है, नोकिया भी है, फलाना है, ढिकाना है, सब है। तो वैसी स्थिति में मैं आपका क्या हो, बोलो आप जो है सो, अब वहां पर तो प्रोडक्ट तो मोबाइल है, लेकिन बहुत से ब्रांड बिक रहा है ना। तो वैसी अगर डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट तो है, आपस में डिफरेंशिएशन तो है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, एंट्री भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। वैसे स्थिति में हम कहें जैसे टूथपेस्ट हो गया, ब्रांडेड रेस्टोरेंट हो गया, तो ऐसे को कहेंगे हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हर आदमी, हर ब्रांड अपने अपने में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कर रहा है। ओलिगोपोली का मतलब होता है कि वहां पर बहुत कम सेल है, जैसे एयरलाइंस है, जैसे हमारा अभी मान लो कि तुम्हारा हवाई जहाज चल रहा है, अभी देखोगे कि वो इंडिगो है, गो इंडिया, ये सब बंदे हो गया, विस्तारा वगैरह था वो है, डूबो है तो है, एयर इंडिया का चलता है विमान। तो वैसी स्थिति में जो होता है हमारा, जहां पर कि हमारा बहुत कम, जिस इंडस्ट्री में बहुत कम हमारे प्लेयर हो, तो वो उसी को हम कहते हैं। इसमें बहुत सारे होमोजीनियस डिफरेंस दोनों रहते हैं, सभी एयरलाइंस ही हैं, चाहे हम इंडिगो से जाए, चाहे हम एयर इंडिया जाए, किसी से। तो वैसे जैसे मोबाइल हो, सिम कार्ड हुआ, चाहे जियो का लो, चाहे एयरटेल का लो, इस सब बहुत कम लोग हैं, तो इसी को हम कहते हैं ओलिगो। तो अब बाकी जो है, अब इसी पर है मार्केट स्ट्रक्चर, फिलहाल और ज्यादा डिटेल उतना हम लोग बात नहीं करें, ठीक है, ठीक है। तो ना इसी पर हम लोग बात करते हैं, तो यहीं से हम लोग जो है सो टॉपिक को, इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। हमारे ख्याल से मोटा मोटी चीज तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, डिमांड सप्लाई क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है ना। यही अगर यूपीएससी के लिए होता तो शायद हम और काफी डिटेल में जाते, यूपीएससी में होता। अगर लगता है कि इसके बाद भी डिटेल में जाना है तो बताओ ना। इसी के साथ हम इसको क्लोज करते हैं। किसी भी चीज की जरूरत है 8789602844। नाउ थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।